नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम रोजाना इस समय कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो रीट एसएसटी के होते हैं, और रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा, आपको क्या आता है, कितना आता है। भले ही आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता हो, तुक्का लगाइएगा, कम से कम आप देखें तो सही आपका तुक्का भी लगता है या नहीं, तभी इसका जो परिणाम है वो आपके लिए सार्थक हो सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद में किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको ये बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया तो उसके बाद में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की या फिर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है, फिर हम इस आंसर को चेक करेंगे। दोस्तों, चलिएगा देखें क्या किया है आपने, आपका आंसर सही है या नहीं, चेक करते हैं। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, यानी कि किसकी स्थापना की थी दोस्तों, हमने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों देखिएगा, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन आपको याद रखना है। कौन सा अधिवेशन याद रखना है दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना है। कब हुआ था, 1939 के अंदर। इसमें गांधी जी के साथ उनका मतभेद हो गया और मतभेद होने के बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप किससे निर्धारित किया जाता है दोस्तों। समस्या की प्रकृति से, समस्या की प्रक्रिया से, समस्या के साधन से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। चिंतन स्तर का जो शिक्षण है दोस्तों, उसकी संरचना का जो प्रारूप है वो किससे निर्धारित होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा, चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 1। और 1 नंबर क्या कहता है दोस्तों, चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति से ही निर्धारित किया जाता है। और समस्याएं जो हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक हमारी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है और दूसरी जो है हमारी सामाजिक समस्या हो सकती है। दोस्तों, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा उसका नेचर है उसी प्रकार से दिया जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, उस लोक देवता का नाम बताइएगा जो गोगा जी की भांति सांपों का देवता कहलाता है। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति सांपों का देवता कहा जाता है दोस्तों कौन सा है। इनमें से सही आंसर तेजा जी, हड़बू जी, भूटिया जी या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों, क्या है सही आंसर, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 1, तेजाजी वीर। तेजाजी का नाम आता है दोस्तों, जाट समुदाय के ये आराध्य देव माने जाते हैं, लोक देवता हैं वीर तेजाजी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, खड़नाल जो कि नागौर में है, खड़नाल नामक स्थान पर इनका जन्म होता है दोस्तों। और साथ ही ये आपको याद रखना है कि इनका मुख्य मंदिर भी कहाँ है, खड़नाल में ही है दोस्तों, जहां पर तेजा दशमी को मेला लगता है। कब लगता है, प्रतिवर्ष तेजा दशमी को मेला लगता है। और तेजा दशमी कब आती है दोस्तों, भाद्रपद के अंदर आती है। भादवा सुदी दशमी जो है वो यही हुआ करती है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, सांपों के देवता हैं तेजा जी भी। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहाँ पर भील आंदोलन चलाया था किसने, दामोदर दास राठी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने, अर्जुन राव सेठी ने या फिर जमुना लाल बजाज ने, किसने चलाया था दोस्तों, बताइएगा फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि हम देख सकें आपको क्या आता है, आपने कितना याद किया है दोस्तों। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब भी कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा चेक करते हैं, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, स्वामी गोविंद गिरी जो है इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था राजस्थान में वागड़ प्रदेश के अंदर। वागड़ प्रदेश जो
है वो यही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बागड़ प्रदेश के अंदर भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक जो माने जाते हैं वो यही स्वीकार किए जाते हैं। डूंगरपुर के ये बांसिया गांव के रहने वाले थे। कौन से गांव के थे निवासी थे? डूंगरपुर के बांसिया गांव के निवासी थे। गोविंद गिरी इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी। संप सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में सामाजिक सुधार किया, धार्मिक सुधार किया। और संप सभा का जो पहला अधिवेशन है वो मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया था। किस पहाड़ी पर दोस्तों? मानगढ़ की पहाड़ी पर। इतना काफी है दोस्तों। इसके बाद में आगे अपने बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न के विषय में। पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंत में शामिल होने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा था? दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जब हुआ तो सबसे अंत में किसे शामिल किया हमने? अजमेर, मेरवाड़ा को, सिरोही को, उदयपुर को या फिर जैसलमेर को? दोस्तों, सबसे अंत में हमने किसे शामिल किया था? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि देखें आपको क्या आता है। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, भले ही आपको नहीं आता है फिर भी कम से कम गलत करोगे तो भी आज ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1 अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा मिलाया गया था? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था। ये अंतिम चरण था। अंतिम चरण था हमारा 1 नवंबर 1956 वाला। कब का था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। साथ ही साथ आबू दिलवाड़ा जो सिरोही का है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का बानसूर तहसील का देखिए सुनेल टप्पा जो है इनको शामिल किया गया। और झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र जो है वो किसे दे दिया गया? वो एमपी को दे दिया गया था दोस्तों, एमपी में मिलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको बताना है किस समाचार पत्र के ये इनमें से संपादक थे। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का किया था, राजस्थान केसरी का किया था, तलवार का किया था या फिर समाचार दर्पण का किया था? दोस्तों, किस समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था? क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा चेक करते हैं सही आंसर हमारा इसका क्या है। विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? इन्होंने चलाया था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी के ये संपादक थे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक यही स्वीकार किए जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? आपको याद होगा, इनका वास्तविक नाम हुआ करता था भूप सिंह। अब देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ 1919 और अजमेर में इसको स्थापित किया गया था। ये अजमेर का था। इसी के साथ साथ सेवा समिति 1915 की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। वर्धा से इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? वर्धा से निकाला था राजस्थान केसरी। और अजमेर से इन्होंने निकाला था, अजमेर से निकाला था नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान दोस्तों? नवीन राजस्थान अजमेर से निकाला था। और अजमेर से ही निकाला था तरुण राजस्थान। तो ये नाम आपको इसी के साथ साथ याद रखने हैं, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील इनमें से कौन सा लोक नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं यानी आग नृत्य करते हैं, तेरा ताली करते हैं, गैर करते हैं या फिर चरी नृत्य करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? बताइएगा दोस्तों फटाफट से। दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा? भीलों का नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 3 गैर जो है वो भीलों का जो है लोक नृत्य है। और ये होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये सामूहिक वर्ताकार नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं उन्हें कहते हैं गेरिए। जो गैर खेलते हैं उन्हें कहते हैं गेरिए। और इसमें जो डंडा होता है उसको कहते हैं खंडा। इनके हाथ में जो डंडा होता है उसे खंडा कहते हैं। भीलों का ये प्राचीन काल से ही प्रचलित लोक नृत्य है। इसमें ये साथ साथ वाद्य यंत्र बजाते हैं, थाली और मांदल बजाने का कार्य साथ साथ में होता है दोस्तों। मारवाड़ में दामनी क्या था? आपको बताना है फटाफट से। मारवाड़ में दामनी क्या था, किसे कहते हैं? ओढ़ने का एक प्रकार था, कलात्मक जूतियां थी, एक राजस्व कर था, सिंचाई करने का एक औजार हुआ करता था। दामनी क्या है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा
नंबर 1 है दोस्तों ओढ़नी का ये एक प्रकार है दोस्तों। क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी या फिर अगर लिखा आ जाए दामड़ी, एक ही बात है। मारवाड़ की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की ये एक ओढ़नी होती है। कौन से कलर की? लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसमें धागों से कसीदाकारी की जाती है। तो दामनी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ओढ़नी है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में द्वितीय जन्म से क्या तात्पर्य था? द्वितीय जन्म किसे कहते थे? क्या तात्पर्य था? पुनर्जन्म को, विवाहोपरांत अवस्था को, उपनयन के उपरांत एक नए जीवन में दीक्षित होने को, या फिर संन्यास आश्रम में जाने की अवस्था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों द्वितीय जन्म से हम क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय इसका हुआ करता था? फटाफट से आंसर दीजिएगा। नहीं आता है तो भी दीजिएगा ताकि हम देखें आपको तुक्का लगाना भी आता है या नहीं आता। चलिए चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 3। उपनयन के उपरांत एक नए जीवन में दीक्षित होने को ही द्वितीय जन्म की संज्ञा दी जाती है। उपभोक्ता का अधिकार इनमें से कौन सा है? इनमें कौन सा है? शिकायत का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, या फिर सारे ही हैं दोस्तों? कौन से अधिकार हैं दोस्तों इनमें से? एक किसी भी उपभोक्ता, आप कंज्यूमर हैं, अगर आप बाजार से कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सारे ही अधिकार आपके पास में आते हैं, शिकायत का, सुरक्षा का, सूचना का। सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है, यह कथन किसका है? एक परिभाषा है, आपको बतानी है यह परिभाषा किसकी है। सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है। फटाफट से बताइएगा दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, सर विलियम बेवरेज का ये कथन है। अगला हमारा प्रश्न है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ स्थित है। चित्तौड़ में है, पाली में है, भीलवाड़ा में है, ब्यावर में है। दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट से बताइएगा सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। इनमें से मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 दोस्तों, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की वस्त्र नगरी। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को ही कहते हैं। यहाँ पर ही है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। ये 1938 की है दोस्तों, सूती वस्त्र की मिल है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को बताइएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान जो है वो हमारा काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो वहां पर ठंड पड़ने का कारण क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान ठंडा क्यों होता है? रेतीला धरातल होना है, वन क्षेत्र का अधिक होना है, बर्फबारी होना है, या फिर अधिक वर्षा होना है। इनमें से क्या होगा दोस्तों सही आंसर? थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे, बिल्कुल नहीं आता तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा आईक्यू यूज करें और चेक करें दोस्तों। कैसे चेक करेंगे? देखिए अधिक वर्षा होती है क्या? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है क्या? नहीं होती ना। अधिक बर्फबारी होती है? नहीं होती ना। वन अधिक है क्या? नहीं है ना। वैसे भी कौन सा बचा था हमारे पास में? एक ही तो बचा था। तो पश्चिमी राजस्थान में ठंड पड़ने का कारण है इसका रेतीला धरातल होना। पश्चिमी मरुस्थल का लगभग जो 60% भाग जो है वो रेतीले बालू का स्तूप का ही है, और ये जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। रेत जो है वो जल्दी ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इसका सही आंसर ये होगा नंबर 1। उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? दोस्तों आपको ये बताना है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, या फिर विपक्षी नेता की सलाह पर? किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो है नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। आर्टिकल 75(1) की अगर अपने बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा दोस्तों। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता है? इसमें से आपको बताना है दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य हैं उनकी विशेषता कौन सी है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है। ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। ये संबंधित शब्द है दोस्तों।
इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित भी हैं और उक्त सभी हैं। दोस्तों क्या है सही आंसर, फटाफट से बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। चेक करें सही आंसर है हमारा, तो वो है नंबर 4। ये सारे ही सही हैं, ये सारे ही मौलिक कर्तव्यों की विशेषता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोजना विधि का दोष नहीं है दोस्तों, दोष नहीं है ये समझ लेना है। समय और श्रम की बर्बादी होती है इससे सहिष्णुता और पारस्परिक प्रेम की भावना होती है। जटिल और यांत्रिक विधि है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यानी इनमें से नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव मतलब जो सही होगा दोस्तों, है ना। दोष तो ये सारे इनमें से नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, वही आंसर होगा दोस्तों। बताइएगा फटाफट से क्या आंसर आपका हो सकता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। ये तो दोष नहीं है ना, ये दोष नहीं है, ये तो इसका लाभ है। बाकी तो सारी चीजें हमारी सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में समय और श्रम ज्यादा लगता है, जटिल विधि भी है, विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान भी इसके द्वारा नहीं मिल पाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में बुल जो है, सांड जो है, उसका संबंध बुद्ध की किस घटना के साथ में है। बुल का संबंध किस से है दोस्तों, आपको फटाफट से बता देना है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, बुद्ध के जन्म से है। किससे है दोस्तों, बुद्ध के जन्म से है दोस्तों। पीपल जो है वो जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, ज्ञान से संबंधित है दोस्तों, घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। तो ये बहुत सारे इनके चिन्ह हैं जिनको आपको याद रखना है, कौन सा जो साइन है किससे संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन समाज हमारा था कैसा था, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, दोनों ही थे, या फिर इनमें से किसी प्रकार का नहीं था दोस्तों। फटाफट से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो समाज था वो कैसा हुआ करता था दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, मातृसत्तात्मक हुआ करता था दोस्तों। सिंधु समाज की मूलभूत इकाई परिवार ही हुआ करते थे, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। ऐसे वहां से मिले हुए जो आलेख हैं, जो अभिलेख है, वहां से हमें पता चलता है दोस्तों। उर्वरक के अधिक उपयोग से होता है, उर्वरक अगर हम पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करेंगे, उर्वरकों का ज़्यादा यूज करेंगे दोस्तों, उर्वरक जो हैं हमारे उनका ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, कौन सा जो प्रदूषण है वो ज़्यादा होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, सही आंसर होगा नंबर 4, सभी प्रकार के प्रदूषण होंगे। मिट्टी भी खराब होगी, जल भी होगा और वायु भी खराब होगी, सभी प्रकार के प्रदूषण जो है वो इसके द्वारा होंगे दोस्तों। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। मुख्य सचिव काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रशासनिक सहायता के लिए, एक प्रशासनिक निकाय होता है मुख्यमंत्री के पास में, और उसका अपना एक सचिवालय होता है। राजस्थान में सचिवालय की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में की गई थी दोस्तों। इसका सचिवालय का जो मुख्य कार्य होता है वो नवीन नीतियों का निर्माण करना, नीतियों में संशोधन करना, आवश्यक जो प्रशासकीय सहायता है ये करना, ये सारे काम करना इसका कार्य हुआ करता है। तो सचिवालय में एक मुख्य सचिव होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2 है, मुख्यमंत्री जो है वो इसकी नियुक्ति किया करता है दोस्तों। मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो मुख्य सचिव जहाँ बैठता है, सचिवालय जो है वो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता के लिए इसका निर्माण किया गया है, जो ये कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।